हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। तो जैसे कि देखो यूपीएसआई का एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है और हिंदी इसमें बहुत ही अच्छे 40 एमसीक्यूज़ होते हैं। और तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सबने प्रीवियस ईयर करे होंगे। तो देखिए प्रीवियस ईयर में कितना आपके सही होते हैं वो अपना स्कोर नीचे लिखते रहिएगा। जैसे कि आपने जैसे पहले वाला अटैम्प्ट किया तो पहले के आगे एज लिख दीजिएगा, और अगर सही है तो उस पर सही लगा देना, अगर गलत है तो गलत लगा देना। इस हिसाब से देखिएगा अपने कितने मार्क्स सही हो रहे हैं या कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना, ये एक अपठित गद्यांश है, यानी कि इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं आपसे। देखो, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, जो मतलब एक्टिव रहते हैं वो हमेशा काम करने के लिए तैयार होने लगते हैं। और जो समय का पाबंद है वे सर्वत्र विश्वास का पात्र होता है। बिल्कुल समझा जाता है। और क्या कह रहा है कि वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं वे अपने कर्मचारियों के लिए वे प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की अपेक्षा करने वाले लोगों के लिए अंकुश का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अंकुश मतलब फुल स्टॉप लगा देना। ठीक, वे अनुशंसा का अनुशासन का साधन भी बनते हैं, और इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। वो तो आगे के लिए छोड़ता जाता है काम को। आगे देखिए क्या कह रहा है कि वह समय से पिछड़ता जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी वीडियो देखी किसी ने, क्या चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, तो वो समय से पिछड़ता जा रहा है, पीछे जाता रहा है। जिसको अभी कर लेना चाहिए था वो बाद में कर रहा है, जो बीच का टाइम है वो गवा दिया उसने। और इस प्रकार वो समय के, ठीक है, नहीं वो दूसरों के लिए विक्षोभ का कारण बनता है। विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता है। कार्य के प्रति उत्साह और शीघ्रता से संपन्न करना। कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त जो अवतरण है इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन देखो इसने सब में बताया क्या है, कार्य के बारे में बात करी है। तो कार्य और तत्परता, ये बिल्कुल कुशलता वर्ड तो आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, पहला वाले का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, जीवन में सफलता सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपदानों में से एक प्रमुख है। कौन सा होता है भाई उपदानों में से? तत्परता, एक्टिवनेस। देखिए नेक्स्ट को, गद्यांश का उचित संक्षेपण क्या है, कौन सा होगा? तो देखिए पढ़िए एक बार, ये देखिए तीनों ऑप्शन पढ़, देखिए चारों ऑप्शन आ गए आपके पास में। देखिए तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, ऐसा कुछ नहीं बताया था, निधि है, या इससे तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करने में सफलता प्राप्त होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूरी है कि समय पर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि समय पर काम हो जाना ही सफलता है। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता अपने कार्य में जुट जाते हैं, और अनुशासित मतलब टेक टाइम के अकॉर्डिंग समय पर काम को पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने पर वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी, यार यही लग रहा है ना, तो कौन सा होगा? बी वाला होगा अपना आंसर, राइट। आगे देखिए क्या कह रहा है, अपने पास में आए हैं, लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जो लिपि होती है, लिपि यानी कि हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि होती है।
ठीक है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। ध्वनि तो इससे वर्ण कहा जाता है। और जो वर्ण से ही एक समूह बनता है, यानी कि वर्णों लिपि का एक क्रमबद्ध समूह, तो क्या होता है? अपना वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु वो स्वर नहीं है? तो कौन सी? तो देखो स्वर है अपना, ठीक है। ये अपना होते हैं अंग और आह। ये ऐसी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग ना तो देखो व्यंजन में होता है और ना ही इनका क्या नाम स्वर में किया जाता है। अंग को अनुस्वर कहा जाता है, अनुस्वर। और आह जो है वो विसर्ग है, क्योंकि ये कितनी लगी? विसर्ग, 2 बूंदियाँ लगी होती ना, विसर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के माध्यम जो मध्य है, मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या फिर टूट फूट स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो अब इतना लंबा चौड़ा बोल रहा है तो कौन सा होगा अपना राइट आंसर? अर्ध तत्सम, क्योंकि यहाँ पे तद्भव नहीं लिखा है। अगर तद्भव लिखा होता तो तद्भव सही हो जाता। देखिए देश शब्द वो होते हैं जो अपने आप से बनते हैं, जो मतलब रोज़मर्रा के, जैसे लोटा हो गया, भगोना हो गया, ये सब कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। ठीक, आगे देखिए मनुष्यता शब्द में कौन सा भाव है? तो मनुष्यता शब्द में देखो कौन सा भाव है? मनुष्यता शब्द में कौन सा शब्द है? मनुष्यता शब्द में देखिए गुणवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है या प्रेरणार्थक है। नो डाउट इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे डिफिनेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सभी को पता होगा। ठीक है, जिसमें अवस्था कैसी होती है? गुण होता है, कोई दोष होता है, धर्म होता है, दशा हो, स्वभाव हो, ऐसा कुछ प्रयुक्त हो रहा हो, निकल रहा हो मुँह से, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, मानवता हो गया, मनुष्यता हो गया, ठीक है, परायापन हो गया, बचपन हो गया, ये सब कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, इसका राइट आंसर क्या होगा? इंद्रजीत होगा, इंद्र होगा, या इंद्रपति तो नहीं होगा, इंद्र खाली होता नहीं है। अब इंद्र और इंद्रजीत में ही कन्फ्यूज़न होती है। अब इसमें से लगाइए कौन सा सही होगा? तो इसमें से राइट आंसर होगा अपना जीत इंद्रिय। जीत लिया है ना, जित इंद्रिय। ठीक, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय बोलते हैं। आगे देखिए से कैसा हो वाक्य होता है? से का मतलब अपादान से अलग होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, के, साथ या द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने का जो भाव मिलता है, प्रकट होता है, ऐसा प्रतीत होता है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ, ये सब होते हैं अपने संबोधक, विभक्ति। आगे देखिए तन शब्द का निर्धारित लिंग कैसा होगा? तन कैसा है? तन धोया है ना, तो कैसा होगा? पुल्लिंग होगा। आगे देखिए उत्तम पुरुष कैसा होता है? उत्तम पुरुष कैसा होता है? तो ये पुरुषवाचक होता है। ठीक है, यानी कि उत्तम में कौन होता है? उत्तम पुरुष यानी कि मैं और हम। मध्यम पुरुष तू, तुम और आप होता है, मतलब किसी दूसरे को। जैसे ये हो गया मैं, ठीक, ये हो गया कौन? मैं, और ये सामने सुनने वाला तुम, ठीक, और ये किसी और को, जो तुम्हारी कही बात को ये किसी और को बताए, तो ये अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जैसे इन्हें कि इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा, वह हो जाएगा, है ना, ये होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंचन एक कृशांगिनी युवती है। कृशांगिनी युवती है, इसमें क्या है? तो शब्द में अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है? शब्द चयन की अशुद्धि। कृशांगिनी,
कंचन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंचन एक नहीं लगाना चाहिए आई थिंक यहाँ पे, जैसे कृष्णांगनी के साथ जो युवती का प्रयोग अनुचित हो जाता है, मतलब कृष्णांगनी के साथ युवती नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रयुक्त वाक्य में जो है शब्द चयन का इसमें अशुद्धि पाई गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण है। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। अनौपचारिक पत्र, देखो अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसे निजी जीवन से जुड़े लोगों जैसे परिवार होते हैं, परिवार के कुछ सदस्य होते हैं, ठीक है, भाई बहन मित्र रिश्तेदार जो पत्र लिखते हैं उसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं, सॉरी अनौपचारिक पत्र ही कहते हैं। तो देखो इसमें क्या है, बहन के विवाह के लिए शामिल होने के लिए पत्र कैसा होगा, अनौपचारिक पत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उप्स एक सेकेंड, यस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना कह रहा है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी अब करेंगे। जैसे आ होता है, ई होता है और ऊ होता है, यानी कि ह्रस्व स्वर कितने हो गए, आ, ठीक, और ई, ऊ और कौन सा, ऋषि वाला, ये होते हैं अपने ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक, जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या हो, ओ माय गॉड, ये तो भाई बहुत ही आसान आ गया। ये कौन सा होता है, द्विगु समास होता है यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं। सुहावना लिखा है, ये सब में इसमें क्या आ रहा है, सुहावना, आवना आ रहा है ना, सुहावना। ठीक है, आवना, ये आवन नहीं होगा, आवना, ये आवना मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखाई, आई आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, मतलब कौन सा राइट हो जाएगा, ये अपना डी राइट हो जाएगा। देखिए करिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, छाटिए इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। मछली है, अमूल्य है, केला है, माँ है। तो इसमें कौन सा शब्द राइट हो जाएगा, देखो अमूल्य को अमूल्य अपना इसमें तत्सम शब्द है। अमूल्य का देखो तद्भव क्या हो जाएगा, अमूल, क्या हो जाएगा, अमूल। ठीक, मछली का मत्स्य होता है, केला का कदली होता है और माँ का माता होता है। नेक्स्ट देखिए, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न विकसित हुए, संस्कृत भाषा से विकसित हुए उसे तत्सम कहते हैं। ठीक, नो डाउट, इसमें तो कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है, किलकिल। किलकिल देखो ऐसा नहीं लगता है कि ये देशज है, तत्सम तो है नहीं। अलमीरा, जो अलमारी है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, अलमारी। देखो अलमारी कौन से भाषा का शब्द है बताइए जल्दी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और संस्कृत। देखो संस्कृत का तो है नहीं, निकाल देंगे, बचे 3, अलमारी। तो अलमारी कौन सा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। अलमारी हो गया, जैसे और क्या बोलते हैं, कबूतर होता है, कबूतर भी कैसा शब्द है अपना, पुर्तगाली शब्द है। और फारसी भी शब्द है, ये भी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, फारसी ही पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वाक्य में अंग नहीं होता है, नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो निर्विभक्तिक कहलाता है, या यौगिक कहलाता है, या मौलिक कहलाता है, निपात कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निपात होता है आंसर। ठीक है, निपात को अवधारक भी कहते हैं, निपात को और क्या कहते हैं, अवधारक, निपात को अवधारक भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध, शुद्ध वरना शुद्ध का। तो देखिए क्या होता है, क्लिष्ट नहीं होता है, ये क्लिष्ट होता है। क्या होता है, क्लिष्ट होता है। ठीक, अब देखो कौन सा शब्द है, ये तो सही लिखा है, पृथक कैसे लिखा है, सही लिखा है। ब्रह्म कैसे लिखा जाता है,
ब्रह्म लिखा जाता है ब और हाँ के अंदर ना लगता है ब्रह्म। ठीक है, मूल्यवान भी गलत लिखा है। मूल्यवान में क्या होगा? मूल्यवान में ऊ की ये जो मात्रा लगी है ऐसे लगेगी उल्टा। ठीक, आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अपना? प्रत्येक हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण के आधार पर कितने होते हैं? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2, 4, 8, 3। तो इसका राइट आंसर बताइएगा जल्दी। इसमें कौन सा है? वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है। एक तो रचना के आधार पर होता है और अर्थ के आधार पर होता है। ठीक है, यहाँ रचना के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखिए, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, उपवाक्य हो। ये तो होगा नहीं। ठीक, पहला तो कट जाएगा। एक साधारण और दूसरा आश्रित हो, ये भी नहीं हो सकता है। एक ही उद्देश्य हो और एक ही विषय हो, वो सरल वाक्य कहलाता है। एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो दूसरा, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो ये महाप्राण कहलाता है। महाप्राण जैसे इसमें बोलने में जो अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे मैं कोई शब्द बोलता हूँ खा, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, थ, फ, ब, श, श और ह। ये सब ये सब हैं महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, तो कौन कौन से बोले कुछ याद करने के लिए, जैसे फा हो गया, श, श, हा होता है। कौन सा होता है? शा। कौन सा होता है? शा। शा होता है, और शा भी होता है, सा भी होता है, और हा होता है। ठीक है, और जैसे था भी होता है, और फ भी होता है, और कौन सा होता है? झ, ख भी बोलते हैं इसको, खा भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्चारण की दृष्टि से समलंब संबल में कौन सा वर्गीकरण है? संबल में कौन सा वर्गीकरण है? तो ये बताइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समप्रक्त है या युगप्त ध्वनि है? तो ये कौन सी है? समप्रक्त ध्वनि है। विपत्त और जल, विप जल। अब देखो, विपत्त और जल, इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें संधि होगी, बताइए, स्वर संधि होगी या व्यंजन संधि होगी, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि? तो विपज्वल, ये देखो जा आ रहा है ना बीच में, इसी के जैसे एक और संधि होती है, उसको क्या बोलते हैं? उज्ज्वल बोलते हैं ना, उज्ज्वल। और जगत प्लस ईश, जगदीश, जगदीश है ना, और उज्ज्वल, उत प्लस जल, उज्ज्वल, ये सब होते हैं। दिग्गज कैसा है? तो ये व्यंजन संधि का है। ठीक है, व्यंजन संधि में भी कौन सी संधि है? तो गुण संधि का है। व्यंजन संधि में भी गुण संधि। ठीक, आगे देखिए, दुरात्मा में उपसर्ग कौन सा है? तो ये तो सभी को पता होगा, गलत नहीं हो सकता है ये किसी का भी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वाक्यों में परिणामवाचक क्रिया है। परिणामवाचक कौन सा वाचक है? परिणामवाचक। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो ये तो पहले ही मिल गया, परिणामवाचक है। यानी कि बारिश हुई तो ओले पड़े, ये परिणाम था इसका बारिश होने का। आगे देखिए, मनोभावों को प्रकट करने वाले आविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, वो क्या कहलाते हैं? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बोधक, मतलब आविकारी मनोभावों को, तो विकल्प तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, आविकारी शब्दों का जो शब्द होते हैं, आविकारी शब्द जिनका प्रयोग कोई संबंध नहीं करता है, संबंध नहीं रहता है, तो ऐसे कौन सा वाक्य होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक अवयव कहलाता है। ठीक है, जैसे
हाय अब मैं क्या करूं, यानी कि वाक्य में क्या हो रहा है, मनोभाव को प्रकट करने वाला है और आविकारी शब्द है। आविकारी शब्द कैसा हो गया इसमें, हाय, और जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं होता है, इस हाय का इसमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक अवयव कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल, तो निश्चयवाचक तो होगा नहीं, ठीक है, इसको तो पहले ही काट देते हैं। संबंध, निजवाचक, निजवाचक में अपनी जैसी कोई बात नहीं करते, स्वयं की बात नहीं कुछ हो रही है इसमें, तो संबंध और पुरुषवाचक में बचा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, पुरुषवाचक हो जाएगा। क्योंकि देखो जिन शब्द यानी कि सर्वनाम शब्दों में जैसे कोई वक्ता होता है जो बोलने वाला था, खुद या फिर दूसरे के लिए किया जाता है, जैसे वे यानी कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है इसमें। वे शब्द कैसा हो गया यहाँ पे, पुरुषवाचक श्रेणी में आ जाता है इस तरह से। आगे देखिए, नालिनी, कैरव और चंद्रप्रिय किसके पर्यायवाची हैं, तो चंद्रप्रिय आ गया। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, कुमुदनी। कुमुदनी नालिनी, नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिय के पर्यायवाची हैं। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, कुमुदनी यानी कि चांदनी अर्थ होता है, चांदनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द युग्म कौन सा है, यदा कदा। ओ माय गॉड, यदा कदा, तो यदा कदा में कौन सा राइट हो जाएगा। यदा माने क्या होता है, जब, यदा माने क्या हो जाएगा, जब तक ऐसे बोलते हैं ना, या जब कब, यदा कदा जब कब बोलते हैं इसको, जब कब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियति और नियति, नियति और नियति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। नियति और नियति, इसमें क्या होगा, नियति माने एक तो मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य माने होता है, भाग्य, तो देखो भाग्य किस में, ऐसा एक ही ऑप्शन है क्या अपने पास में, नहीं, नियति माने होता है, नियत माने होता है एक निश्चित, ये मैंने नियत कर लिया, नियत, और नियति माने होता है, नियत माने होता है इरादा, नियत, उसका नियत सही नहीं है, नियत माने उसके इरादा सही नहीं है। तो देखिए आगे देखते हैं, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हुआ है, तो शब्द बताना है कौन सा हो जाएगा। तो किस संदर्भ में एक शब्द का भाव की दृष्टि से उपयोग नहीं हुआ है। यस, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि इस वाक्य में उस शब्द का चयन करो जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, उस शब्द का चयन कर, जैसे आलोचक हो गया, अनुरूप हो गया, रचना हो गया, परिवर्तन हो गया। कौन सा शब्द होगा, राइट आंसर होगा अपना अनुरूप, क्योंकि वाक्य में क्या पता चल रहा है, देखो आलोचक के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। वाक्य में जो अनुरूप शब्द का प्रयोग जैसा है वो गलत किया गया है। यहाँ पर अनुरूप के स्थान पर अनुसार का प्रयोग करना चाहिए, आलोचकों के अनुसार का प्रयोग करना चाहिए। अब आप चल सकते हैं, ये कैसा शब्द हो गया है, ये अपना बताइए, समर्थ्य समर्थ्य सूचक है या निश्चय है, इच्छा है। इसमें ज़्यादातर लोग क्या लगा के आ जाएंगे, इच्छावाचक लगा के आ जाएंगे, इच्छार्थक शब्द लगा के आ जाए, जो कि गलत हो गया। समर्थ्य सूचक है, ये समर्थ कर रहा है कि अब आप चल सकते हैं।
ठीक है, समर्थन दे रहा है उसको। देखिए, हिंदी शब्द में प्रश्नवाचक उत्तर हाँ या ना में दिए जा सकते हैं। अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू किससे करते हैं? तो ये तो इंग्लिश वाला पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। हमारा, आवर, तो ये तो बी वाला तो गलत हो जाएगा, अपना ऑप्शन बी वाला कट हो जाएगा। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा साइज इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, यानी कि अपना बी ऑप्शन नहीं होगा इसमें। ठीक है, आवर यानी कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य, ड्यूटी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 29 का कौन सा, अब 2 बचे। आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू सर्व द कंट्री, सर्विंग नहीं हो सकता है ना। कौन सा हो जाएगा अपना राइट आंसर? सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वल्गर माइंड इज़ वन हु वुड लाइक टू कमांड इट इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। मतलब ये तो यार हिंदी में पढ़ के दे सकते हैं। एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं, आदेश देता है। ये तो पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है। आगे देखिए, एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। ये कुछ सही लग रहा है। आगे देखते हैं, एक दुष्ट व्यक्ति, हाँ यहाँ पे लगा सकते हैं, दुष्ट व्यक्ति प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देना पसंद करता है, तो ये नहीं हो सकता है। एक दुष्ट व्यक्ति यानी कि जो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, वल्गर माइंड का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे उसके हिसाब से लगा सकते थे ये वाला, ज़्यादातर यही लगा के आएंगे, दुष्ट व्यक्ति, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके 40 MCQs में कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। थैंक यू।